हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट साइंस के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ही है, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि जो एग्ज़ामिनर है वो सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के पैटर्न आपने फॉलो करना है। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड जो इसके अलावा बाकी जैसे साइकोलॉजी वाला जो न्यू टॉपिक्स वाली सीरीज़ है वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। जिन लोगों ने सी टेट का पेपर भरा है उनके लिए, स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम से हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। बाकी साइकोलॉजी वाला भी हम सून ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। अब जो एनिमल्स हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो एक उसमें टाइप आता है कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर खुद के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, मतलब सर्वाइवल टेंडेंसीज उनमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जबकि जो वार्म ब्लडेड होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में माल्स वगैरह हम लोग नहीं चेंज कर पाते। जैसे कि बहुत ठंड पड़ रही है तो हमें अदर जैसे क्लोथ्स हो गए उनकी ज़रूरत पड़ती है खुद की बॉडी को गर्म रखने के लिए, है ना। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, वो और कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैमाल्स और बर्ड को छोड़ के बाकी ऑर्गेनिज्म ऐसा कर सकते हैं। तो देखो ढूंढते हैं ऐसा कौन सा है हमारे पास। अब जैसे लेजर्ट आ गया, वो तो है भाई कोल्ड ब्लडेड आपका, है ना। स्नेक भी है, फ्रॉग है, कॉकरोच है। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा 3। स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच ये सारे ही आपके कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं। बाकियों में एक एक या दो दो उन्होंने ऐसे डाल रखे हैं जो कोल्ड ब्लडेड नहीं है, वार्म ब्लडेड है, तो वो वाली ऑप्शन हम चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और कौन से होते हैं ऐसे कोल्ड वार्म ब्लडेड, मैमाल्स एंड बर्ड्स, ये सारे कैसे हैं आपके वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो भी स्टेटमेंट है वो आपने क्या करनी है, अच्छे से रीड करनी है और जो करेक्ट है वो आपने चूज़ करनी है। पहली है असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। पहली है इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। इलेक्ट्रिक करंट को कैसी क्वांटिटी माना जाता है? ये है एक स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है, बट ये जो है लॉ ऑफ एडिशन जो है वेक्टर्स का, उसको फॉलो ना करके जो लॉ ऑफ एडिशन है स्केलर का उसे फॉलो करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को उसकी वजह से स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। अदरवाइज वेक्टर्स की सिर्फ डेफिनेशन की बात करें कि वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो फिर उस चीज़ को तो ये फुलफ़िल करता है ना। बट पहली वाली कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो मतलब आपका ए जो है ये फॉल्स है बट आर जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ आर करेक्ट। अब जैसे नॉर्मली जो बाकी आपके एग्ज़ाम होते हैं ना स्टेट वाले, उसमें तो ऐसा होता है कि जैसे नॉन मेडिकल के आप तो मैथ्स आएगा, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, है ना। बट यहाँ पे क्या है, आपका जो साइंस वाले हैं उनको मैथ्स भी आएगा और साथ में साइंस वाले पोर्शन में आपको फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे और बायो से, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉन मेडिकल वालों को बायो भी पढ़नी पड़ेगी, मेडिकल वालों को मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, सी टेट के पेपर के लिए जो लेवल 2 का आपका पेपर 2 होता है। ओके, नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। ठीक है, सेल के बारे में कौन सी सही है। ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, साइज ऑफ सेल इज सेम इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, सॉरी सेम इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, ऑल हैव ए न्यूक्लियस, या सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है सेल के बारे में, वो है सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली डी। ठीक है, अब सी टेट में ऐसा बहुत करता है कि इस तरह से स्टेटमेंट से देगा फिर बोलेगा कौन सी सही है गलत है और उसके अलग से ऐसी ऑप्शंस बना देगा, तो ध्यान रखना है आपने ऐसे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है, इफ फेदर ऑफ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। ठीक है, इट इज़ फाउंड टू फॉल विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ही दे रखी है, मतलब वी जो है वो आपके पास क्या है,
ज़ीरो आ गया, ठीक है। कांस्टेंट, सॉरी ज़ीरो नहीं, कांस्टेंट मान लो, कोई भी कांस्टेंट मान लो। और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, मतलब ए यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है, फोर्स आप पढ़ते हो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से निकल आता है, F इज इक्वल टू एम इन टू ए। मास आपके पास है 15 ग्राम, बट एक्सेलरेशन जो है इस केस में ज़ीरो निकलता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो है, किसकी वजह से, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट दे रखी है आपकी। तो फिजिक्स का ही था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आयन। अब ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। एन आयन X3+ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एलिमेंट X, ठीक है, जिसका दे रखा है उन्होंने अटोमिक मास 27 दे रखा है, अटोमिक नंबर 13 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख लेते हैं, XZ A, इस तरह से निकाल सकते हैं हम, है ना। जहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 27 दे रखी है। एटॉमिक मास नंबर होता है A, Z की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, एटॉमिक नंबर है ये। तो ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, ठीक है। तो प्रोटॉन तो मतलब कितने आ गए हमारे पास, 13 आ गए, ओके। और यहाँ पे देखें पर्टिकुलर, अभी इसी चीज़ को देखें तो इलेक्ट्रॉन भी 13 आ गए, मतलब प्रोटॉन निकल गया हमारे पास, एंड इलेक्ट्रॉन भी फ़िलहाल के लिए भी है, बट ठीक है हमारे पास 3+ दे रखा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का आंसर 13 ही आएगा, बट प्रोटॉन हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, A माइनस जेड, मतलब अटोमिक मास नंबर माइनस अटोमिक नंबर करना पड़ता है। A की वैल्यू 27 दे रखी है, जेड की वैल्यू, सॉरी हाँ, A की वैल्यू 27, जेड की वैल्यू 13, तो ये 27 माइनस 13 14 आ जाएगा, आई थिंक करके देख लेना एक बार कैलकुलेशन, 14 आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि X3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो हमारे पास प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आई थी, 13 आई, इलेक्ट्रॉन की 10 आई, और न्यूट्रॉन की 14 आई। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इसी सीक्वेंस में पूछा है, तो 13, 10 एंड 14 ये हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ फार्मूलाज हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बेसिक ही क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत भी टफ नहीं डालता है, बेसिक ही क्वेश्चन डालता है, बट आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स सबका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है अगर आप CTET के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेट कॉम्प्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बायसेक्सुअल फ्लावर्स। बायसेक्सुअल फ्लावर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, आपने ऐसा सेट ढूंढना है, ठीक है। क्यूकम्बर, पपाया, रोज़। तो जो पपाया है वो तो आपका कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, क्योंकि पपाया काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस में दे रखा है, तो ये ऑप्शंस तो आउट हो जाएंगी। तो आपकी ऑप्शन बच जाएगी मस्टर्ड, रोज़ एंड पिटूनिया, ये आपके कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं आपके लिए पर्टिकुलर जो थीम्स दे रखे हैं, जो टॉपिक दे रखे हैं CTET के, वो भी वीडियोस बना दूंगी पूरी डिटेल में, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं एक बार बना दूंगी। वैसे तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी, बट उस अब थोड़ा, क्योंकि वो पुरानी वीडियो थोड़ी, तो अभी थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया एग्जामिनर ने क्वेश्चन को, पेपर को, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एडवांस करनी पड़ेंगी चीज़ें। और जैसे पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। बट आपको और अभी के हिसाब से एडवांस वीडियोस चाहिए होंगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो नई लेक्चर बना दूँगी अगर आपको चाहिए तो। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। स्टेटमेंट है clay soil is better aerated than loamy soil, clay soil is more fertile as compared to loamy soil, water retention capacity of clay soil is better than that of loamy soil, the particle size of clay soil is much smaller than that of loamy soil। तो यहाँ पे जो आपका ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको इनकरेक्ट मतलब एक गलत है वो चूज़ करनी है आपको, ठीक है। तो गलत वाली चूज़ करोगे आप, तो यहाँ पे ठीक है, बाकी भाई क्ले सॉइल जो है वो बेटर एरेटेड होती है देन लोमी सॉइल, ये ठीक है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी उसकी अच्छी होती है, पार्टिकल साइज़ भी क्ले का
स्मॉल होता है लोमी सॉइल से, क्योंकि लोमी तो क्ले वगैरह का कॉम्बिनेशन ही रहता है, बट जो फर्टाइल है वो लोमी सॉइल आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे उल्टा होना चाहिए थे जी। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज़ रियल। एक पिन होल कैमरा है जो क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। पिन होल कैमरा मतलब जिसमें कोई भी लेंस नहीं होता है, वो होता है पिन होल कैमरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफर ए सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट? Light diffracts on entering a small opening. Light travels in a straight line. Light is a form of energy. Light changes its path when it travels from one medium to another. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। राइट आंसर आएगा टू करेक्ट, हाँ स्टेबल एक्सप्लेनेशन पूछिए ना, हाँ लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सेक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन्स? कौन से ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा हार्मोन को सेक्रेट करते हैं? आई थिंक इसका आंसर मैक्सिमम को आपको पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में जीडीपी में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कौन से में से ट्रू है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड, नहीं ऑल मेटल्स तो सॉलिड नहीं होती, क्योंकि मरकरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, सारी हार्ड होती हैं, बट सोडियम एक एक्सेप्शन है। सोडियम क्या है, सॉफ्ट है, जिसे हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, सारी नॉन मेटल्स क्या होती हैं आपकी, गैसेस होती हैं, बट जो ब्रोमीन नॉन मेटल है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ऑन नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, ठीक है। तो डक्टाइल जो हैं वो आपके कौन से होते हैं, जिन्हें तारे वगैरह हम बना सकते हैं, उन्हें डक्टाइल कहते हैं। तो मेटल्स आपकी जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह डक्टाइल हैं, बट नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल्स होती है, मतलब इनसे हम तारे नहीं बना सकते, ठीक है। तो इनसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ट्रू पूछा है, तो फोर्थ ट्रू है। नेक्स्ट है वाई इज़ ए मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई? अब इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है सीटेट में आपके, कि ऐसे दे देगा वाई है, ए है, बी है, वो क्या होगा, ठीक है। तो वाई एक मैन मेड फाइबर है जो नेचुरल सोर्स से बनता है। तो नेचुरल सोर्सेज से बनने वाला जो फाइबर है वो क्या है, रेयॉन है, वुड पल्प से बनता है, बट मैन मेड है। नेचुरल से बन रहा है, वुड पल्प नेचुरली है, बट हम खुद बनाते हैं, मैन मेड फाइबर होता है, ठीक है। जैसे सिल्क वगैरह तो नेचुरली होते हैं, बट ये मैन मेड होता है रेयॉन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया रेफर टू एज। जो स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है, एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर? कौन सा जो प्रोसेस है वो हेल्पफुल नहीं है, नॉट का भी ध्यान रखना है, हेल्पफुल नहीं है सॉल्ट और वाटर जैसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए? तो डिकेंटेशन इसके लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे मिक्सचर्स को अलग कर पाता है जहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेटल डाउन हो बॉटम में आपके सॉल्यूशन के, ठीक है। वो वैसे ही चीज़ों को क्या कर सकता है, वैसे मिक्सचर्स को डिकेंटेशन प्रोसेस जो है वो अलग कर सकता है। तो बाकी सब क्या है, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड बॉइलिंग, डिकेंटेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स। देख लो, जैसे मैंने पीछे बोला था कि एक्स वाई ऐसे दे दे, अब फिर से ऐसा क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स काउजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। दिस विटामिन इज असेंशियल फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई एंड एक्स इज फाउंड इन फूड जेड। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। ढंग से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को, फटाफट आंसर नहीं करना है। देखना है आपने पहले कि डेफिशिएंसी जो है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से आपके गम्स जो हैं वो ब्लीड करते हैं, ये तो सबको ही आपको पता होगा, है ना। तो जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारे जो गम्स वगैरह हैं वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी एक तो आंसर होगा। अब देख लो, वैसे भी ऑप्शन में आप देखोगे ना तो एक्स के साथ विटामिन सी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब आगे वाला आंसर आपको नहीं भी पता हो ना तब भी आप इसका आंसर कर सकते हो, बट फिर भी आगे भी पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी होता है किसकी ऑब्जर्प्शन के लिए, मिनरल वाई। तो सी ज़रूरी है आयरन के ऑब्जर्प्शन के लिए, और ये कहाँ पे मिलता है,
जेड फूड में, मतलब जेड आपके सिट्रस फ्रूट्स में आपको मिलता है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते टाइम फटाफट नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करना है। हो सकता है आपको सबके बारे में नहीं पता हो, बट एक के भी बारे में अगर पता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनल आंसर तक पहुँचने की कोशिश करनी है, ठीक है। सीटेट का एग्ज़ाम ईजी है आपके स्टेट एग्ज़ाम के कंपैरिजन में, तो अच्छे से ट्राई करोगे अगर, ठीक है, तो आराम से क्लियर कर लोगे। जबकि जब स्टेट वाले जो एग्ज़ाम है उनको क्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कंपेरिजन टू सीटेट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जैसे स्टेट वाले एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं अभी, तो वो अगर क्रैक नहीं हुआ है, सीटेट का भरा है, तो सीटेट पे फ़िलहाल के लिए फोकस करो, ठीक है। फिर देखेंगे उसको जब भी आपका नेक्स्ट अभी आएगा स्टेट का, उसको क्रैक करने के लिए, ओके। अभी फ़िलहाल इस पर फोकस करो अगर आपने भरा है, और साथ में हम उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे आपके स्टेट वालों की। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू स्लाइड ए ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई ए फोर्स विच इज़ ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ठीक है, ये भी पढ़ा ही होगा, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। जैसे एक ह्यूज बॉक्स है, उसको स्लाइड करना है, तो कैसी फोर्स को अप्लाई करेगी, वो ज़्यादा होगी किस फोर्स से, ठीक है। तो इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं शुड अप्लाई ए फोर्स विच इज़ ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फोर्स, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा 1। स्टैटिक फोर्स क्या होती है, तो इस तरह मतलब स्लाइड वगैरह करने के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, हायर इज द पिच। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। आई थिंक ये सभी ने आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट विच आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉरी यहाँ पे होना था इनकरेक्ट स्टेट, ठीक है। जो गलत है आपकी स्टेटमेंट, उसे आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो गलत है, अच्छा से, सॉरी 1 मिनट करेक्ट करना है, ओके, करेक्ट करना है। तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये करेक्ट है। साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसे क्या चाहिए, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा साउंड के बारे में। तो साउंड जो है वो एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ वैक्यूम होगा वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये सही है स्टेटमेंट, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आपका थर्ड। मतलब बाकी सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, जैसे लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हायर द पिच। पिच के बारे में अगर बात करें तो पिच किसे कहते हैं, जो जैसे हल्की साउंड्स हैं ना और बिल्कुल शार्प साउंड्स हैं, उनके बीच में जो डिफ्रेंशिएशन बता पाती है करेक्टरिस्टिक्स, उसे ही हम किसका नाम दे देते हैं, उसे हम पिच का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वो गलत है। जो हमारा यही करेक्ट है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द सेट्स comprises liquids which are poor conductor of electricity। पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के कौन से हैं, जो आपके पास ये ऑप्शन अलग अलग दे रखी है। तो जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोड्यूस होने के लिए, उसके कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, उनका मूवमेंट चाहिए होता है ना। तो जो भी आपके एसिड वाले सॉल्यूशंस हैं, एसिड्स हैं आपके, बेस हैं, सॉल्ट्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनमें मूवमेंट हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन्स का। तो जैसे अब इनमें ऑप्शन दे रखा है, आप देख लो कौन जिसमें एसिड ना हो आपका, बेस ना हो, सॉल्ट वगैरह ना हो, ऐसा कौन सा है आपका, ठीक है। तो शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल एंड डिस्टिल्ड वाटर, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी सॉल्ट सॉल्यूशन से हो पाएगा, है ना, टैप वाटर से हो सकता है, इधर विनेगर वगैरह लेमन जूस से हो जाएगा, ठीक है। जो शुगर सॉल्यूशन होते हैं आपके, या फिर जो ऐसे जो भी लिक्विड्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, वो गुड कंडक्टर्स नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, वो पुअर होंगे, जैसे ये थर्ड वाला आपका केस है। नेक्स्ट है, नीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रॉसरी। अब ऐसे क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी एक आधा एग्जामिनर ज़रूर पूछेगा आपसे पेपर में, ठीक है। द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। शी ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 minutes
On the other way, she meets her friend Radha and stops to chat with her for 15 minutes. She resumes her journey at a speed of 8 km per hour. What is her average speed for the journey? अब लेंथी क्वेश्चन है, आपको क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए पहले तो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो है एवरेज स्पीड का फार्मूला है। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 4 किलोमीटर है, बट टोटल टाइम का हमें नहीं पता है, क्योंकि पहले तो उन्होंने ठीक है टाइम दिया है कि वो क्या करिए ट्रैवल करती है इस स्पीड के साथ फॉर द 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद उसे अपनी फ्रेंड मिल गई जहाँ 15 मिनट उससे बात करने के लिए रुक गई। फिर से वो चली इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट यहाँ का जो टाइम है वो मिसिंग है। तो टोटल टाइम नहीं हमें मिल पा रहा, टोटल डिस्टेंस तो हम जानते हैं, है ना, और टोटल टाइम भी दे देते तो हमें बाकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। हमने सीधा इसे कैलकुलेट करना था और निकाल लेना था, बट अब इसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके एवरेज स्पीड हमसे निकलेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी आपको। अलग अलग से कैसे निकालनी पड़ेंगी? जैसे पहले तो वो क्या करती है कि जैसे आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है आपका, ठीक है। तो पहले वो क्या चल रही है, शी ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ओके, तो कितने मिनट के लिए, टाइम भी दे रखा है 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। 10 मिनट के लिए वो ट्रैवल कर रही है, बट यहाँ पे कितना डिस्टेंस उसने कवर किया ये यहाँ पे नहीं है। तो पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 12 इंटू 10/60 करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनट में था और उसे आवर में कन्वर्ट करके हमारे पास ये निकल आया हमारा डिस्टेंस। 2 किलोमीटर निकल आया डिस्टेंस। कि पहले जब वो चली 12 किलोमीटर पर स्पीड से 10 मिनट के लिए, तो उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस को क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। एक चीज़ निकल गई हमारे पास, ऐसे नोट डाउन कर लेना, मैं रेज कर दूँ। उसके बाद टाइम टेकन निकालना है किसके लिए, नेक्स्ट बचे हुए जो 2 किलोमीटर है, क्योंकि 2 किलोमीटर का तो हमने निकाल लिया, 4 किलोमीटर है टोटल, मतलब 2 किलोमीटर के लिए और निकालना पड़ेगा कि कितना टाइम उसने लिया, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट तो वो रुकी थी, उसके बाद का टाइम हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो लास्ट के लिए तो वो क्या होगा आपका, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, स्पीड 8 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारा 15 मिनट आ जाएगा, मिनट में कन्वर्ट कर लिया मैंने उसके बाद इसको, ठीक है। तो 15 मिनट आएगा, आप मिनट में कर लेना आवर से कन्वर्ट। तो मतलब टोटल टाइम अब पहले के 15 मिनट, नहीं सॉरी, पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट उसने चिट चैट की, फिर अगले भी 15 मिनट आ गए, 30 एंड 40 मिनट बन गया। 40 मिनट को अगेन आर में कन्वर्ट करेंगे, 2/3 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छे से करके देख लेना, मैं फटाफट कर रही हूँ तो गलती भी हो सकती है, बट फार्मूला यही रहेगा। 2/3 आवर आ गया, मतलब टोटल टाइम आपके पास आ गया, टोटल डिस्टेंस आपके पास आ गया। तो अब एवरेज स्पीड तो निकाल सकते हैं। एवरेज की स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो हमारे पास ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास ऑप्शन में। तो ऐसे जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी हो जाता है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, बट जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, मैथ्स अच्छा है, वो फटाफट कर सकते हैं इस चीज़ को, ओके। तो अगर जो लोग ऐसे हैं जो फटाफट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, निकल तो जाएगी, ईजी होती है, नहीं निकलेगी ये नहीं होगा, बहुत ईजी होगा, निकाल आप लोगे, बट टाइम कंज्यूम होगा आपका। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि टाइम की तो कमी रहती ही है भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लास्ट के लिए छोड़ देना, लास्ट में आराम से कर लेना अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है। तो ट्राई करना कि जो इजी हैं, कम लेंथी नहीं है जो, उनको पहले पहले आप कर लो, ठीक है, कि लास्ट में ये ना हो यार कि इसके चक्कर में मेरे बाकी क्वेश्चन छूट गए। नेक्स्ट है, हाउ मैनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ़ यू स्टैंड बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स पोजीशन पैरेलल टू ईच अदर इन ए ट्रायल रूम। वैसे तो हम जब भी नंबर ऑफ़ इमेजेस निकालनी हो 360/थीटा का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, पर जब पैरेलल वाला आपका केस आ जाए तो आपका आंसर हमेशा आपने सीधा कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, इनफाइनाइट निकाल देना उसका। प्लेन मिरर के केस में इनफाइनाइट आंसर होता है जब उसे पैरेलल में रखा जाता है, तो जैसे कि ट्रायल रूम में होता है आपके। नेक्स्ट है, ए पीस ऑफ कॉपर इज पुट इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू।
नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन इज स्लो, पॉपअप साउंड इज हर्ड, कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस। क्या होगा भाई बताओ। जब एक पीस ऑफ कॉपर को हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो कॉपर को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो इसमें नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल है आपका, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिविटी ये शो करता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये जो पॉपअप साउंड वाला है, पॉपअप साउंड कहाँ का प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस होती है, ये भी आप याद रख सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंसेज वुड टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये हमने किया था जब हम केमिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे थे इस तरह क्वेश्चन, तो ये तो आपका आंसर पता ही होगा। कौन सी हाउस होल्ड सब्सटेंसेज हैं जो टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, कब होता है ऐसा, ठीक है, बताओ किस केस में ऐसा होगा। बेकिंग सोडा, विनेगर, लेमन जूस या ब्लीच। तो जो लेमन जूस है और जो ब्लीच है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, ए और डी, ए और डी वाला आपका ये जो आंसर है ये सही होगा आपका, ठीक है, क्लियर, ए एंड डी। नेक्स्ट है, ए कार दैट कैन ट्रैवल एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर टेक्स 7 hours 45 minutes। मतलब आपने क्या करना है, जो सी टेट की साइंस है उसके लिए आपने जो ये ऑप्टिक्स वाला है बेसिक क्वेश्चन, उसके स्पीड और डिस्टेंस वाले हैं, ये तो आपने पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है एग्जामिनर आपका। और केमिस्ट्री में जैसे एसिड बेस वगैरह हो गए, इसका आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, ए कार दैट कैन ट्रैवल एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर takes 7 hours 45 minutes to cover a distance of 372 kilometer. What is the difference between the maximum and average speed of the car? मैक्सिमम स्पीड तो दे रखी है इतनी, एवरेज स्पीड आप निकालनी पड़ेगी हमें पहले, तभी हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो तो ये दे रखा है हमारे पास 372, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम दिया है आवर्स एंड मिनट में, तो पहले अब मिनट को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में, तो ये 31/4 आवर आ जाएगा आपके पास। और अब क्या करना है, अब तो 40 करना है, 372 दे रखा है, 31 4 ऊपर चल जाएगा और ये 48 कुछ आपका आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 है, दोनों का डिफरेंस बताना है आपको, 120 माइनस 48 और 72 आपका आंसर आ जाएगा। जान के ऐसे क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए, कि टाइम वेस्ट कर दो आप इसी चीज़ पे, ठीक है, कैलकुलेशन पे, तो इससे बचना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर रीज़न फॉर यूजिंग बेकेलाइट फॉर हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर इज दैट। बहुत ईजी है, इसलिए करते होंगे क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, गर्म नहीं होता होगा, है ना, इसीलिए बेकेलाइट का यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने वाला, सिंपल क्वेश्चन भी पूछेगा, ऐसे नहीं बहुत लेंथी पूछेगा, तो पहले सिंपल पहले करना, लेंथी को बाद में करना। द विटामिन विच ऑल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन वाला क्वेश्चन भी एक नोट डाउन कर लो, ये भी आपने विटामिन वाले भी पढ़ के जाने। एंटीऑक्सीडेंट किसे कहा जाता है, ई को तो कहा ही जाता है, क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, इसलिए ब्यूटी विटामिन बी से कहते हैं। सी भी ऐसा ही है आपका, है ना, और ए भी ऐसा ही है, तो ए सी ई इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज अ करेक्ट। अब देखना है इनमें से जो करेक्ट है, और ऑप्शन उसके बाद दे रखिए। मीजल जो है वो क्या बैक्टीरिया से होता है, नहीं भाई ये तो वायरस से होता है, तो ए तो नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन जिसमें भी है ए तो बाहर ही कर दो, दो ऑप्शन बचे अब हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, बिल्कुल सही है, बी दोनों में ही है, आगे चलना पड़ेगा। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ये भी सही बात है, तो बी और सी भी दोनों में है, लास्ट तक भी देखना पड़ेगा। लेप्रेसी जो है वो किससे होता है, वो वायरस से नहीं, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है आपका, ठीक है। तो सी डी तो गलत है, मतलब ये ऑप्शन बचा, सेकेंड आपका करेक्ट है, ठीक है। मीजल जो था वो वायरस से होना था और लेप्रेसी बैक्टीरिया से होना था, उल्टे दिए थे आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने
पढ़ के जाना है विटामिन वाला। और ये जो बैक्टीरिया से क्या होता है, वायरस से क्या होता है ना, ये भी क्वेश्चन, ये भी ऐड ऑन कर दो, ये भी एग्जामिनर पूछेगा ये आपसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने वाला है। यहाँ पे दे रखा है जो हैन है, मुर्गी है, एग्जिबिट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हैन इज एन ओविपोरस एनिमल। क्या दोनों सही हैं, एक गलत है एक सही है, दोनों फॉल्स हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट से पता लगा लेना है। हैन जो है वो एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे नहीं है कि भाई अंडे देती है तो बाहर से बच्चा निकलता है, नहीं वो नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन जो है वो मदर के वुम में ही हो जाती है वो, ठीक है। तो हैन जो है ये तो गलत स्टेटमेंट है, मतलब S1 तो आपका फॉल्स है। अब नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो ओविपोरस एनिमल है, बिल्कुल सही। ओविपोरस किन को कहते हैं, जो अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, उन्हें ओविपोरस कह देते हैं, ठीक है। तो और वीवीपोरस भी होता है। वीवीपोरस किन्हें कहते हैं, जो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे कि जितने भी मैमाल्स आ गए आपके, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स आ गए हैं ना, तो उन्हें वीवीपोरस कहते हैं। तो ये तो ट्रू है, बट पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। तो S2 इज़ ट्रू एंड S1 इज़ फॉल्स, ये आपका करेक्ट आंसर होना था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड अप बाय द बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी के लिए सबसे पहले किस चीज़ को ऑब्जर्व करती है, कार्ब्स को ऑब्जर्व करती है। कार्ब भी ख़त्म हो जाए क्योंकि आप फास्टिंग भी हो, खाना तो खा नहीं रहे हो, मतलब कार्ब्स आपके अंदर नहीं जा रहे, तो उसके बाद आपकी बॉडी की फ़ैट को कंज्यूम करना शुरू करेगी। और फैट भी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद प्रोटीन को कंज्यूम करना शुरू करती है। तभी बोलते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक हमें भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स खाना जब बॉडी शुरू कर देगी तो उससे हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद इसीलिए लिमिटेड अमाउंट में कुछ कुछ चीज़ें खाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। वेरी हार्ड, डू नॉट बेंड एक्सेप्ट एट मीटिंग पॉइंट। तो आपको पता है वेरी हार्ड क्या होती है, बोन्स होती हैं, और सिर्फ जो मीटिंग पॉइंट होते हैं वहीं से बेंड होती है, ऐसे नहीं हर कहीं से बेंड हो रही होती है आपकी हड्डियाँ। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग। अब ये भी लेंथी क्वेश्चन बनाया है, बट सारे नहीं ऐसे पूछेगा, कुछ ही रखता है, ये तो मैंने जान के रखे हैं यहाँ पे आपके लिए। करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी है आपने, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ विद द फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द ए। एक फोर्स जो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अपनी तरफ बॉडी को, हर एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, बॉडी के ए पे। मतलब आपको पता है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। मतलब ए तो हमारे पास मास है, बट ए जो है वो दो ऑप्शन में दे रखा है, तो आगे भी चलना पड़ेगा हमें। द एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तब बी, ये वही है, F इज इक्वल टू एम ए क्वेश्चन है जैसे आपका वैसे क्वेश्चन है, ठीक है, बट यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है। द बी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स, जो बी है ऑब्जेक्ट का वो इक्वल टू फोर्स है विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। हाउएवर ऑन द सरफेस ऑफ मून सी चेंजेस बट डी रिमेन सेम। तो सरफेस, मून का जो सरफेस है उस पर सी चेंज होता है, मतलब वेट चेंज होता है, और जो मास है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब डी हमारा मास है, सी हमारा वेट है, ए हमारा मास है, तो बी भी हमारा क्या ही होगा, वेट ही होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा 2 यहाँ, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि आपको जो पता है पहले उसको आइडेंटिफाई करो, जो नहीं पता है वो तो बात की बात है ना, जो पता है वो चीज़ें। जैसे अगर लास्ट का स्टेटमेंट मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि जो मास है वो तो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, वेट चेंज होता रहता है हमारा, है ना। तो डी जो है वो सेम रहता है, मतलब डी मास होगा आपका, और जो सी है वेट जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये वाला जो था सी और डी सिर्फ इसी ऑप्शन में था, वैसे भी अगर आप इतना भी पढ़ते, ये भी पता होता, तब भी आप सही आंसर कर देते इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एक टेबल दिया है जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दिए हैं कुछ मेटल्स और अलॉय के, ठीक है। आपको बताना है कि विच मटेरियल विल बी मोस्ट सुटेबल टू बी यूज इन मेकिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस दे रखे हैं, जैसे रूम हीटर दे रखा है, फ्यूज़ वायर दे रखा है, कौन सा सही है इसमें से वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो रूम हीटर जो है, रूम हीटर एलिमेंट, उसको किससे बनाया जाता है, निक्रोम से बनाया जाता है, और फ्यूज़ वायर के को लेड और टिन से बनाया जाता है, ठीक है, इतने मेल्टिंग पॉइंट पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1।
अब ये ऐसे क्वेश्चन आपके लेंथी क्वेश्चन है, अगर ध्यान रखना है टाइम वेस्ट मत करो, जितना टाइम सेव हो सके उतना टाइम आपने क्या करना है, सेव करने की कोशिश करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए बस यही क्वेश्चन थे। बाकी भी अगर आप चाहते हो कि डिटेल में वीडियोस बनाऊँ मैं ऐसे साइंस के स्पेशली, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। अगर नहीं तो फिर मैं नॉर्मली जो आगे वाली वीडियोस हैं वो सिंपली एमसीक्यू पर लेके आऊँ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।